हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू ऑन दिस वीडियो। आपको जैसे कि वीडियो के स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जो वीडियो है ये बनाया जा रहा है क्लास 12th की लेखा शास्त्र की जो पहली बुक है उसके पहले चैप्टर यानी अलाभकारी संस्थाओं के लिए लेखांकन के उदाहरण नंबर 14 को समझाने के लिए, उदाहरण नंबर 14 को समझाने के लिए। ये जो उदाहरण नंबर 14 है ये आपके पेज नंबर 43 पे दिया गया है, जिसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में समझेंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। एग्जाम्पल नंबर 14 या उदाहरण नंबर 14 को सॉल्व करने से पहले आपको ये चीज़ समझा दूं कि एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है उसमें एग्जाम्पल नंबर 14 में बहुत सारी टाइपिंग मिस्टेक्स हैं और उसके साथ ही उसमें क्वेश्चन बनाते समय भी मेजर मिस्टेक्स रखी गई है। तो जब तक तुम्हें वो मेजर मिस्टेक्स और क्वेश्चन बनाते समय बनाई गई टाइपिंग की या मेजर मिस्टेक्स समझ में नहीं आएगी, तब तक तुम इसके राइट आंसर को नहीं समझ पाओगे। तो स्टूडेंट्स, इसलिए पहले हम इनके जो मिस्टेक्स हैं उन्हें सही कर देते हैं, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो, जो एग्जाम्पल नंबर 14 की पहले मिस्टेक सॉल्व की जाए करने के लिए बनाया गया है, फिर उसके बाद इसके सॉल्यूशन के लिए समझेंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं वीडियो, जिसमें लिखा है कि उदाहरण नंबर 14 में नीचे हमें दे रखा है, नीचे एक स्कूल का तलपट और अन्य सूचनाएं दी गई हैं। एक तलपट बनाया हुआ है। तलपट जैसा कि आपको पता है एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें एक बिजनेस के सारे अकाउंट मेंशन होते हैं। ये एक तलपट दिया हुआ है, यानी इसमें सारे अकाउंट्स बिजनेस के दिए हुए हैं। अन्य सूचनाएं भी दी गई हैं। 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु हमें आय व्यय खाता और तुलन पत्र बनाना है। अब तलपट देने से मुझे पता चल गया है कि बिजनेस में जितने अकाउंट है वो यही है, इससे ज्यादा बिजनेस में कोई अकाउंट नहीं है। तो और दूसरी चीज, अगर इसके डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की टोटल सेम है तो ये भी मेंशन करती है कि मेरा तलपट सही है। तो पहली मिस्टेक्स चेक करने के लिए मैं इसके डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की टोटल कर देता हूं, ताकि मुझे पता चले कि मेरा ये तलपट जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज कर रहा हूं वह सही है या नहीं है। तो डेबिट साइड के आइटम्स चेक करते हैं। तो पहले लिखा है 6,25,000, 6,25,000, फिर उसके बाद 50,000 दे रखे हैं, फिर उसके बाद 1,50,000 रुपये दे रखे हैं, फिर उसके बाद 5 लाख रुपए दे रखे हैं, फिर उसके बाद वापस 5 लाख रुपए दे रखे हैं, फिर उसके बाद 40,000 रुपये दिए हुए हैं, फिर उसके बाद 18,000 है, फिर उसके बाद 15,000 रुपये है और लास्ट में 1 लाख रुपए दे के 2,000 रुपये दिए हुए हैं। इस तरह से नाम पक्ष का यानी डेबिट साइड का टोटल तो जैसा कि क्वेश्चन में 20 लाख लिखा है वैसा मेंशन हो रहा है। अब मैं जमा पक्ष की यानी क्रेडिट साइड की बात करता हूं। तो डेबिट साइड की टोटल अगर 20 लाख आई है तो मेरा डबल एंट्री सिस्टम यानी दोहरा लेखा पद्धति का नियम कहता है कि जो नाम पक्ष का योग आएगा वही जमा पक्ष का योग रहेगा। तो सारे अकाउंट्स के जमा पक्ष की राशि का योग भी 20 लाख रुपए आना चाहिए, जैसा कि प्रश्न में नीचे लिखा हुआ है। तो चेक करते हैं हमारे जमा पक्ष का योग कितना आ रहा है। 12,500 रुपये प्लस 5 लाख रुपए प्लस 15,000 रुपये प्लस 10,000 रुपये प्लस 30,000 रुपये प्लस 3,50,000 रुपये प्लस 10,20,000 रुपये प्लस 62,500 रुपये प्लस 20,000 रुपये। अब जब मैं इसके क्रेडिट साइड की टोटल करता हूं तो जमा पक्ष का योग मेरे 20 लाख और 20,000 रुपये आ रहा है, यानी यहाँ सीधी सी बात है 20,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए हुए हैं जो नहीं आने चाहिए थे। अब ये जो 20,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए हुए हैं ये मुझे चेक करने होंगे कि क्या कौन से अकाउंट में मिस्टेक हो गई है। तो अब मैं इसके पहले जमा पक्ष के सारे अकाउंट्स को चेक करता हूं। जमा पक्ष का पहला अकाउंट प्रवेश शुल्क के लिए 12,500 रुपये नॉर्मल चीज है, बनता है। ट्यूशन फीस का अकाउंट भी नॉर्मली बनता है। लेनदार हम अकाउंट्स बनाते ही हैं। हॉल का किराया 10,000 रुपये नॉर्मल अकाउंट है। विविध प्राप्तियां 30,000 रुपये अकाउंट एक नॉर्मल अकाउंट है। सामान्य वसीयत 3,50,000 रुपये भी और सामान्य निधि 10,20,000 रुपये भी नॉर्मल अकाउंट है। पुस्तकालय की पुस्तकों हेतु अनुदान एक कोष है जिसका जमा शेष होता ही है। लास्ट में मध्य हमें दे रखी है पुराना फर्नीचर विक्रय 20,000 रुपये। पुराने फर्नीचर विक्रय के 20,000 रुपये प्रश्न में दे रखे हैं और हमारी टोटल 20,20,000 रुपये आ रही है, जबकि टोटल आनी चाहिए 20 लाख रुपए। तो यहाँ 20,000 रुपये का हमें एडजस्टमेंट वैसे ही पहले ही समझ जाना चाहिए था कि पुराना फर्नीचर विक्रय 20,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रखा है। अब पुराना फर्नीचर विक्रय 20,000 रुपये में क्या मिस्टेक है ये समझने के लिए आपको फर्नीचर विक्रय की एंट्री आनी चाहिए। फर्नीचर विक्रय में 2 एंट्रियां होती हैं। नॉर्मली फर्नीचर विक्रय करते समय 2 तरह की एंट्रियां की जाती है। पहली एंट्री तो जब लाभ हो तो उस दशा में क्या एंट्री होती है ये आपको समझ में आना चाहिए। लाभ के दशा में हमारे प्रविष्टि जो होती है वो होती है केस अकाउंट डेबिट। केस अकाउंट को डेबिट में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि हमारे प्रॉफिट हो रहा है।
टू हमारे पैसे नहीं सॉरी फर्नीचर बेचने से हमारे पास पैसे आ रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट में लिखा जाता है टू फर्नीचर अकाउंट। टू फर्नीचर अकाउंट इसलिए लिखा जाता है क्योंकि हमारे यहां से फर्नीचर जा रहा है, तो आने वाली चीज केस को तो डेबिट में लिख दिया, जाने वाले फर्नीचर को क्रेडिट में लिख दिया। इसके अलावा हमें प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट ऑन सेल को क्रेडिट में लिखा जाता है। ये हमारी लाभ की प्रविष्टि हो गई। और फर्नीचर विक्रय की दूसरी प्रविष्टि हम हानि की दशा में करते हैं। हानि की दशा में हमारी प्रविष्टि होती है केस अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। केस अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। केस अकाउंट को डेबिट में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि केस हमारे पास आ रहा है, फर्नीचर जा रहा है, तो फर्नीचर को क्रेडिट में लिखा जाता है। इसके अलावा अगर हमें हानि हुई है, लॉस हुआ है, तो लॉस का अकाउंट डेबिट साइड में मेंशन होगा, तो लॉस को हम लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर या लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट। ये हमारी प्रविष्टि होती है। अब दोनों ही कंडीशन में केस अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट यूज हो रहा है। सेल ऑफ फर्नीचर के लिए कोई अकाउंट कहीं मेंशन नहीं है। तो इस तरह से पुराना फर्नीचर विक्रय का जो खाता 20,000 रुपये बताया हुआ है, ये खाता पुस्तकों में कहीं विद्यमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम प्रविष्टि करते समय ऐसे किसी खाते का प्रयोग ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पहली मिस्टेक तो ये हो गई कि 20,20,000 रुपये हमारी जो टोटल आ रही है उसमें 20,000 रुपये का पुराना फर्नीचर विक्रय एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, जिसे हमें कट करना पड़ेगा। अब कट करना पड़ेगा तो हम नीचे देख लेते हैं फर्नीचर विक्रय में लाभ का खाता है या हानि का खाता है। क्यों? क्योंकि हमारे तलपट में ना तो लाभ कहीं बताया हुआ है ना हानि कहीं बताई हुई है। तो हमें एक मिस्टेक ये भी समझ में आनी चाहिए, फर्नीचर विक्रय में लाभ हुआ है या हानि हुई है, ये देखे तो सही। तो अन्य सूचनाओं में पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 को अगर हम देखें तो उससे हमें पता चलता है कि एक तो 1 अक्टूबर 2016 को 40,000 रुपए की लागत का क्रय किया गया, फर्नीचर 20,000 रुपए में बेचा गया था। और 1 अप्रैल 2017 को 1 अप्रैल 2017 को 50,000 रुपए पुस्तक मूल्य के फर्नीचर का विक्रय किया गया है। अब पॉइंट नंबर 3 को अच्छे से देखकर हमें पता चल रहा है कि यहाँ बात क्रय की हो रही है। क्रय की हो रही है तो फर्नीचर विक्रय, फर्नीचर 20,000 रुपए में बेचा गया, ये चीज यहाँ किस काम की? क्रय किया गया फर्नीचर हम वापस थोड़ी बेचेंगे। हमें पता है 1 अक्टूबर 2017 को लागत का फर्नीचर क्रय किया गया है। तो यहाँ एक चीज आपको एक मिस्टेक और ये समझ में आनी चाहिए कि हमारा अकाउंट 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए बन रहा है, यानी ये शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 2017 को। तो ये 2017-18 की बात हो रही है, इसमें 16 की चीज का क्या यूज है? तो 16 की चीज का यहाँ कोई यूज नहीं है। प्रश्न में गलती से 2016 प्रिंट हुआ है, इसकी जगह हमें 2017 दिखाना पड़ेगा। तो 1 अक्टूबर 2017 को 40,000 रुपए लागत का फर्नीचर खरीदा गया है, ये अलग लाइन है। और नीचे जो 50,000 रुपए पुस्तक मूल्य का फर्नीचर बेचा गया है, फर्नीचर 20,000 रुपए में बेचा गया है, ये उसकी लाइन है जो पॉइंट नंबर 3 के साथ अटैच हो गई है गलती से टाइपिंग मिस्टेक के कारण। तो यहां हमें समझना पड़ेगा कि ये मिस्टेक एक और टाइपिंग मिस्टेक हमने पकड़ ली है। ये जो फर्नीचर 20,000 रुपए में बेचा गया है, ये 20,000 रुपए में बेचा गया फर्नीचर जो है उसकी लाइन पॉइंट नंबर 3 की नहीं है, ये पॉइंट नंबर 4 से रिलेटेड है, जो पॉइंट नंबर 3 में गलती से लिख दी गई है। तो इस लाइन को आपको पॉइंट नंबर 4 के साथ समझना है। अब पॉइंट नंबर 4 के साथ अगर हम इस लाइन को समझे तो हमें पता चलता है 1 अप्रैल 2017 को 50,000 रुपए पुस्तक मूल्य के फर्नीचर का विक्रय किया गया है। 1 अप्रैल 2017 को 50,000 रुपए का फर्नीचर बेचा गया है। कितने में बेचा गया है? फर्नीचर 20,000 रुपए में बेचा गया है। अब 20,000 रुपए में 50,000 रुपए का फर्नीचर बेचा गया है, यानी सीधी सी बात है हमें लॉस हुआ है। तो यहां हमारी एंट्री लॉस की होगी। लॉस की एंट्री कैसे होगी? एक तो हमारे पास विक्रय के बाद रोकड़ आई, तो जैसा कि आपको पता है केस अकाउंट डेबिट होता है। हिंदी में अगर मैं लिखूं तो यहां लिखा जाएगा रोकड़ खाता नाम। रोकड़ खाता नाम 20,000 रुपए, और बदले में हमारा जो फर्नीचर गया है वो 50,000 रुपए का है। तो नीचे लिखा जाएगा फर्नीचर खाते से 50,000 रुपए। तो यहाँ एक चीज क्लियर पता चल रही है, 20,000 रुपए में 50,000 रुपए फर्नीचर बेचा गया, यानी हानि हुई है। तो विक्रय से हानि यहां लिखी जाएगी, विक्रय से
हानि नाम पक्ष में लिखी जाएगी। और विक्रय से हानि हमें 30,000 रुपये हुई है, तो 30,000 रुपये नाम पक्ष में आना चाहिए। तो इस तरह से रोकड़ खाता, फर्नीचर खाता और विक्रय से हानि खाता मुझे तलपट में चाहिए, जो हानि का लेखा करने के लिए, विक्रय से हुई हानि का लेखा करने के लिए दर्शाया जाना जरूरी है। अब जब मैं इसका तलपट देखता हूं तो फर्नीचर खाता मेरा 50,000 रुपये से विद्यमान है, तो चलो फर्नीचर की बात खत्म करें। रोकड़ खाता और हस्तस्थ रोकड़ और बैंकस्थ रोकड़ दोनों दे रखी है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन विक्रय से हानि जो नाम पक्ष में आनी चाहिए थी वो राशि कहीं नहीं लिखी हुई है। अब उल्टा गलती से जमा पक्ष में पुराना फर्नीचर विक्रय के नाम से 20,000 रुपये मेंशन किए हुए हैं, जो हमने कट कर दिए। तो हमें इस तरह से यहाँ नाम पक्ष में भी 30,000 रुपये की विक्रय से हानि दिखानी पड़ेगी। तो विक्रय से हुई हानि 30,000 रुपये दिखाने के लिए हम नाम पक्ष में एक अलग खाते से प्रविष्टि कर लेंगे। अब ये खाता हम खुद लिख रहे हैं, तो मैं इसको रेड पेन से, लाल पेन से लिख देता हूँ, ताकि आपको पता रहे कि ये प्रश्न की मिस्टेक थी, जो सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ अलग से एक खाता लिखा है। तो जो हम खाता खोलेंगे उसका नाम होगा विक्रय से हानि खाता, या फर्नीचर विक्रय से हानि का खाता। फर्नीचर विक्रय से हानि, फर्नीचर विक्रय से हानि आपको पता है 30,000 रुपये हुई है, तो इस 30,000 रुपये को मुझे यहाँ नाम पक्ष में दिखाना पड़ेगा। अब 30,000 रुपये नाम पक्ष में दिखा दिए, तो मेरे डेबिट साइड की टोटल यानी नाम पक्ष की टोटल तो पहले से ही 20 लाख रुपये हो रही थी। ये 30,000 रुपये अगर मैं और दिखा दूंगा तो इसकी टोटल जो है वो 20,30,000 रुपये हो जाएगी, जबकि मुझे नाम पक्ष और जमा पक्ष दोनों की टोटल 20 लाख रुपये रखनी है। तो ये करने के लिए मुझे नाम पक्ष में किसी राशि को 30,000 रुपये से कम करना पड़ेगा। अब मुझे पता है नाम पक्ष की जो सारी मदें हैं उसमें से केवल रोकड़ ही ऐसी मद है जिसमें हम सही गलत या करेक्शन कर सकते हैं। और फर्नीचर का जो एडजस्टमेंट है उसमें भी फर्नीचर और रोकड़ दो का यूज होता है। फर्नीचर को हम एडजस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक फिक्स वैल्यू होती है, तो इसको एडजस्टमेंट नहीं किया जा सकता। बैंकस्थ रोकड़ में हम इसके पैसों को कम कर सकते हैं। जैसे पुराना फर्नीचर यहाँ 20,000 रुपये बताया गया है, 20,000 रुपये में पुराना फर्नीचर बेचा गया था, जबकि हमारे यहाँ से 50,000 रुपये का फर्नीचर गया था, तो ये 30,000 रुपये में बैंकस्थ रोकड़ में से कम कर सकता हूँ। तो इस तरह से 1 लाख की जो बैंकस्थ रोकड़ है उसे कम करके मैं यहाँ 70,000 रुपये लिख दूंगा। ये हमारी मिस्टेक्स थी जो इस क्वेश्चन में टाइप करते समय कह दो, चाहे बनाते समय कह दो, रख दी गई थी, जिसकी वजह से इस क्वेश्चन के डायरेक्ट आंसर नहीं निकाले जा सकते थे, जिनको मैंने अभी आपको समझाया है। एक बार वापस बात कर लेते हैं हमने क्या समझाया है। तो पहले आपको बता दें कि तलपट के नाम पक्ष और जमा पक्ष का योग सेम आना चाहिए था, लेकिन यहाँ नाम पक्ष का योग तो 20 लाख आ रहा था, जमा पक्ष का योग 20,20,000 रुपये आ रहा था, यानी जमा पक्ष के 20,000 रुपये ज्यादा थे। तो पहले मैंने वो 20,000 रुपये कट किए, और फिर पॉइंट नंबर 3 में मुझे दे रखा था क्रय के साथ फर्नीचर विक्रय का सूचना दे रखी थी, तो ये सीधी सी सूचना पॉइंट नंबर 4 के साथ अटैच करनी थी, तो इसको पॉइंट नंबर 4 के साथ समझा गया। पॉइंट नंबर 4 में 50,000 रुपये पुस्तक मूल्य का फर्नीचर था जो 20,000 रुपये में बिका है। इस तरह से 30,000 रुपये लॉस हुआ है, तो इस 30,000 रुपये के लॉस को हमें नाम पक्ष में अलग खाते के नाम से दिखाया जाना चाहिए था, जो यहाँ नहीं दिखाया जा रहा था। तो इसलिए फर्नीचर विक्रय से हानि के नाम से 30,000 रुपये बताए गए। अब नाम पक्ष में 30,000 रुपये हमने अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा लिख दिए, तो यहाँ टोटल 20,30,000 रुपये हो जाएगी, जिसको हमें 30,000 रुपये बताना, 30,000 रुपये कम करना पड़ेगा, ताकि मेरी टोटल जमा पक्ष के योग 20 लाख रुपये से मेंशन हो जाए या मैच हो जाए। तो 30,000 रुपये कम करने के लिए मुझे और किसी मद में एडजस्टमेंट नहीं करना है, मैं बैंकस्थ रोकड़ में एडजस्टमेंट करूंगा, ताकि मेरे दोनों साइड की टोटल मैच हो जाए। अब स्टूडेंट यहाँ हमने अपने सारे करेक्शन कर लिए हैं, ताकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने लायक बन जाए, और यह हमारा क्वेश्चन अभी सॉल्व करने लायक है। तो इसके बाद जो अगला वीडियो मैं बनाऊंगा वो इस क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर 14 के सॉल्यूशन के लिए बनाया जाएगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ये समझ में आ गया है इस मेथड्स के बाद, अब आप उदाहरण नंबर 14 या उदाहरण नंबर 14 का सॉल्यूशन समझना चाहते हैं, तो मेरे अगले वीडियो को देख सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और रही बात इस वीडियो की, तो वीडियो यहाँ एंड करते हैं। इसके सॉल्यूशन के लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे, जो इसके कंप्लीट सॉल्यूशन को समझने के लिए बनाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। बाय बाय।